Good morning, students. This is virtual class of physics. Today's topic we will study about AC currents. AC current समझने के लिए सपोज करते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कॉइल मूव कर रही है कुछ इस तरह से। ये कॉइल है, इसको रोटेट कराया जा रहा है। ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। रोटेट जब ये करती है तो किसी टाइम सपोज करते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है और उस टाइम इसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में है, जो कि वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ में थीटा एंगल बनाता है। तो यहाँ से इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जब हम लेते हैं फाई बी मीन्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए, सपोज करते हैं ये स्मॉल वेक्टर ए कर लेते हैं, तो बी ए कॉस थीटा ये हमारा ये हमको मिलता है फाई बी। अब अगर हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, यानी डी फाई बी ओवर डी टी, ये हमारा आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा इक्वल टू फार्मूला एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये आपका हो जाएगा डी फाई बी और डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी ए कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, फिर ओमेगा टी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा। मीन्स ये हमारा मिल जाएगा डी फाई बी और डी टी इक्वल टू माइनस का एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी यहाँ पे एन हमने अलग से इंट्रोड्यूस कर लिया है। ये मान लिया है कि कॉइल जो है उसमें सिंगल टर्न ना हो करके एन टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है तो एन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर हमको एक इक्वेशन मिलती है जिसमें हम इस एन बी ए ओमेगा को इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ से जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस डी फाई बी और डी टी होता है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं डी फाई बी और डी टी की तो माइनस साइन ये हट जाएगा। ई इक्वल टू हमारा मिलेगा ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारी एक इक्वेशन है जो कि एसी वोल्टेज को डिनोट करती है। ये हमारा इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। और देख रहे हैं कि ये बिल्कुल y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की जैसी इक्वेशन है। अपने ऑसिलेशंस एंड वेव्स में पढ़ रखा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिनोट करती है। इसका मतलब एसी करंट ईएमएफ और वोल्टेज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिनोट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। करंट सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, वोल्टेज भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम कुछ इसमें टर्म पढ़ेंगे जो एसी करंट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि I इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, ये ओम्स लॉ से है।
IRMS ये जो है आपका अंडर रूट ये आई स्क्वायर के इक्वल होता है, आई स्क्वायर बार के, आई स्क्वायर बार के। आई स्क्वायर बार क्या हुआ कि जो भी करंट की वैल्यू है उसके स्क्वायर का एवरेज, यानी उसका भी अंडर रूट अगर हम कर दें तो ये रूट मीन स्क्वायर करंट हमको मिलता है। और रूट मीन स्क्वायर करंट का फार्मूला होता है I0/√2। यहाँ पर I0 जो है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है, I = I0 sin ω t। इससे हम ये वैल्यू पता कर सकते हैं I0 और √2 से डिवाइड करके हम IRMS की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से VRMS और ERMS भी हम फाइंड कर सकते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं। दूसरा, कुछ एलिमेंट्स हैं जो AC सर्किट्स में लगते हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, एक ये कॉइल होती है, कॉइल में इंडक्टेंस होता है। और जिस तरह से रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं वैसे इंडक्टेंस में भी रेजिस्टेंस होता है, उसको हम XL से डिनोट करते हैं। XL = होता है ω/L। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर स्पीड है, जो अभी आपने कॉइल देखी थी उसकी एंगुलर स्पीड है। तो 2πf से डिनोट करेंगे इसको, 2πf। यहाँ पे f फ्रीक्वेंसी हो जाएगी AC करंट की और L इंडक्टेंस हो गया। इसी तरह से आपका तीसरा जो एलिमेंट होता है वो आपका कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर में भी रेजिस्टेंस होता है, उसके रेजिस्टेंस को हम XC से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/ωc। इसका फार्मूला होता है 1/ωc, या इसको लिख सकते हैं 1/2πfc, ये हो जाएगा। फिर देखिए, अगर ये एलिमेंट एक साथ कनेक्ट हो जाएं, जैसे केवल रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट है तो उसमें हम अपोज करने वाले फैक्टर को रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट को जो अपोज करता है, करंट इसमें दोनों डायरेक्शन में बनाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे। ये EMF सोर्स है जिसको हम V = V0 sin ω/t कहेंगे। हो सकता है कि इसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें केवल इंडक्टेंस लगा हो। करंट इसमें दोनों डायरेक्शन में बनाते हैं। ये इस तरह से EMF हो गया, ये केवल इंडक्टेंस है, ये केवल रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से केवल कैपेसिटेंस भी हो सकता है, इस तरह से केवल कैपेसिटेंस भी हो सकता है, या तीनों एक साथ भी हो सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, या पहले इंडक्टेंस कर लेते हैं, इंडक्टेंस, फिर उसके बाद में कैपेसिटेंस, फिर रेजिस्टेंस, तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। ऐसे सर्किट को हम LCR सर्किट कहते हैं। ये इंडक्टेंस हो गया, ये इसका कैपेसिटेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। LCR सर्किट में टोटल जो अपोजिंग फैक्टर होता है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस LC सर्किट में भी हो सकता है, RC सर्किट में भी हो सकता है, LCR में भी हो सकता है, LR सर्किट में भी हो सकता है। इस तरह से हमारे पास इतने सर्किट हो गए, LC सर्किट, LR सर्किट, CR सर्किट और LCR सर्किट। तो इसमें इम्पीडेंस का फार्मूला, इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं, फार्मूला होता है √R² + XC²। और XC आप जानते हैं 1/ωc होता है। इसमें इंडक्टेंस, इम्पीडेंस का फार्मूला होता है √R² + XL²। और ये CR सर्किट है, ये LC सर्किट, ये आपका, इसमें जो इंडक्टेंस का फार्मूला होता है
ये एक्सेल डिफरेंस एक्सी होता है, एक्सेल माइनस एक्सी होता है, यहाँ ध्यान रखेंगे। और इसमें इम्पीडेंस होता है अंडर रूट एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सी आर सर्किट में जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और एल सी आर सर्किट में इम्पीडेंस का फार्मूला होता है एल सी आर सर्किट के लिए जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस देखते हैं क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है वो बहुत कम हो जाए, इम्पीडेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाए, तो उस फिनोमेनन को हम रेजोनेंस कहते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस जब कम हो जाए, करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाए। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे हम देख रहे थे फार्मूला एलसीआर सर्किट के लिए था। अगर जेड इक्वल टू केवल आर हो तो उसके लिए क्या हो सकता है, ये मिनिमम हो गया, यानी कि इम्पीडेंस मिनिमम हो गया। इम्पीडेंस के मिनिमम होने के लिए एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हो जाएं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। तो फॉर रेजोनेंस in LCR circuit required condition is XL equal to XC। XL इक्वल टू XC का मतलब क्या है, ओमेगा L इक्वल टू 1 ओमेगा C, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अंडर रूट LC। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 LC, ओमेगा इक्वल टू 1 अंडर रूट LC। तो ये एक फार्मूला हमको मिलता है ओमेगा का। यहाँ से हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf FC इक्वल टू 1 अंडर रूट LC। यहाँ से FC इक्वल टू आ जाएगा, इसको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहेंगे, 1/2π इंटू 1/रूट LC, ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है। तो इस तरह से आपने सारे सर्किट्स पढ़ लिए और उनमें रेजोनेंस भी पढ़ लिया। तो अब उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है और ये अल्टरनेटिंग करंट पे काम करती है। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। दोनों ही टाइप के ट्रांसफार्मर में दो टाइप की कॉइल होती हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं। दो कॉइल्स होती हैं प्राइमरी कॉइल्स, बीच में कोर होती है, ये कोर है, ये कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, ये आपका स्टेप अप है। स्टेप डाउन में इसका अपोजिट होता है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, बीच में कोर है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। ये आपका स्टेप डाउन है, डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को अप करता है, यानी एसी वोल्टेज को अप करता है। डाउन एसी वोल्टेज को अप करता है और ये अप हाई वोल्टेज को डाउन करता है।
ये तो इसका फंक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में आपने देखा इसमें 2 कॉइल हैं, और अगर हम इसके लिए प्राइमरी कॉइल के लिए फैराडेज लॉ का यूज़ करें तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू क्या होता है -n d∅dt। तो माइनस n के लिए NP हो जाएगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा पी टी हो जाएगा। और सेकेंडरी कॉइल के लिए ES इक्वल टू यही फार्मूला -NS हो जाएगा, डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी, ये हो जाएगा। और रेजिस्टेंस, अगर प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो और सेकेंडरी कॉइल जो है उसका सर्किट ओपन हो, तो हम ये मान सकते हैं कि कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, यानी फ्लक्स जितना भी प्राइमरी कॉइल में जनरेट हो रहा है उतना सारा का सारा सेकेंडरी कॉइल में आएगा, यानी कि डेल्टा फाई बी और डेल्टा टी इक्वल होगा। दोनों को डिवाइड कर दें यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फार्मूला हमको मिलता है ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, ये फार्मूला हो गया। अब अगर प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल में मिलता है तो हम इसी फार्मूले को VS अपॉन VP भी लिख सकते हैं, VS अपॉन VP। और आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि VS इंटू IS रेजिस्टेंस, अगर हम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का अगर हम पावर देखें, प्राइमरी कॉइल में जितनी पावर है उतनी ही पावर सेकेंडरी कॉइल में भी आ रही है, तो सेकेंडरी कॉइल की पावर IS इंटू VS हो गई, प्राइमरी कॉइल की पावर हो गई VP इंटू IP। फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू I। यहाँ से देखें तो IP अपॉन IS की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, IP अपॉन IS इक्वल टू मिलेगा VS अपॉन VP, VS अपॉन VP। यहाँ से ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें VS अपॉन VP की जगह IP अपॉन IS, तो ये हमारा एक पूरा फार्मूला एक फार्मूला बन गया। ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP विच इज इक्वल टू VS अपॉन VP विच इज इक्वल टू IP अपॉन IS विच इज इक्वल टू, हम इसको R मान लेते हैं, जहाँ पे R ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला जाता है। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपका ये भी हो गया, और एक फार्मूला आपका फ्लक्स लॉस का फार्मूला है, ध्यान रखेंगे ईटा फ्लक्स लॉस इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इफ़िशियंसी VS इंटू IS अपॉन VP इंटू IP मीन्स पावर इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन पावर इन प्राइमरी कॉइल। और अगर यही परसेंटेज में अगर हमको इफ़िशियंसी निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिक पावर और रेजिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, और लास्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।